पिछले एपिसोड का एंड मैंने वहां किया था जहां चेन पिंगन ने अलियंग से पूछा था कि क्या अब वह जाने वाला है। अब इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अलियंग को, जो अभी शराब पीना बंद करके क्रॉस लेग बैठा हुआ है। उसने चेन पिंगन के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि असल में वह चेन पिंगन को पूरे सफर के दौरान बस परख ही रहा था, जिसमें चेन पिंगन ने खुद फैसले लिए और कई चुनौतियां पार की, और वह जितनी बाधाएं पार करता अलियंग उसे उतनी ही दूर तक छोड़ने वाला था। चेन पिंगन ने बस सिर हिलाया और कहा कि उसे भी थोड़ा शक हुआ था, मगर अलियंग के दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही होती है कि उसे भी साफ समझ नहीं पाया। भाई अलियंग को भी कोई हैरानी नहीं हुई। उसने साफ साफ चेन पिंगन से कह डाला कि अगर चेन पिंगन एक मासूम दुनिया से अनजान बच्चा साबित होता तो शायद अलियंग उसे सिर्फ वो डोंकी सौंपकर चला जाता। उसके बाद चेन पिंगन बच पाता या नहीं, इससे अलियंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर अलियंग ने उन तमाम परीक्षाओं के बारे में बताना शुरू किया जिनसे उसने चेन पिंगन को गुजारा था। भाई चेन पिंगन तो हैरान था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अलियंग इतना चौकस और सोच समझकर चलने वाला इंसान होगा। अलियंग ने चेन पिंगन की तीसरी परीक्षा गो टेबल माउंटेन पर ली थी। उसने जानबूझकर माउंटेन लॉर्ड और उन दो स्नेक्स को उकसाया था ताकि वे चेन पिंगन पर हमला करे और चेन पिंगन को अलियंग से मदद मांगनी पड़े, मगर चेन पिंगन ने अलियंग से मदद नहीं मांगी। भाई दूसरी परीक्षा तब ली थी अलियंग ने जब चेन पिंगन को फिर से बांस काटने के लिए उस जंगल में लौटने को कहा था, मगर चेन पिंगन ने इसके लिए भी मना कर दिया था। और अगर सब कुछ अलियंग के योजना के मुताबिक चलता तो यही चेन पिंगन की आखिरी परीक्षा होती। भाई असल में अलियंग चेन पिंगन के कैरेक्टर की परीक्षा ले रहा था और उसका इरादा था चेन पिंगन और बाकी सबको एकेडमी तक छोड़ने का था, लेकिन कुछ अनचाही चीजें बीच में आ गई, इसीलिए अब अलियंग को मजबूरी में पहले ही जाना होगा। अलियंग ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ चेन पिंगन से कहा कि चेन पिंगन को तो लगता होगा कि अलियंग तो एक षड्यंत्रकारी इंसान है जो बस मजे के लिए उसके साथ खेल रहा था। भाई चेन पिंगन कुछ बोलता उससे पहले ही अलियंग ने खुद जवाब दे दिया कि वह कोई मामूली इंसान नहीं है, उसके पास इतना समय कहाँ है, वह खुद ही बहुत बिजी रहता है। दोनों के बीच बातचीत गहरी होती गई। चेन पिंगन अपने पैर बेंच पर चढ़ाए हुए और अपने गालों पर हाथ रखे हुए बैठा है। उसने अलियंग से सवाल किया कि क्या अलियंग ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो मिस्टर कुई को जानता है। इस पर अलियंग ने जवाब दिया कि वह बस इतना नहीं चाहता कि कोई झिंगचुन के शिष्य कभी दुखद नियति के लायक हो। भाई चेन पिंगन को ली बाओपिंग और बाकियों को ग्रेट सुई नेशन तक सुरक्षित पहुंचाना था, मगर उसे डर है कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा। उसे कठिनाइयों से डर नहीं लगता, उसे मिस्टर कुई को निराश करने से डर लगता था। इसीलिए चेन पिंगन अलियंग से पूछता है कि वह उसके यानी चेन पिंगन के बारे में क्या सोचता है और क्या उसके पास ऐसा कोई है जो ली बोपिंग और बाकियों को ग्रेट सुई नेशन तक सुरक्षित पहुंचा दे। भाई कोई झिंगचुन चाहे किसी और चीज में अच्छा हो या ना हो, लेकिन लोगों को पहचानने में उसका कोई जवाब नहीं था। इसीलिए अलियंग ने कहा कि अगर कोई झिंगचुन ने चेन पिंगन को चुना है तो जरूर चेन पिंगन में कोई खास बात होगी। भाई दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि अलियंग ने रहस्यमय ढंग से अपना हाथ बढ़ाया और हौले से हवा में एक हल्का सा झटका दिया। उधर बुक स्टोर ऑनर जो उन पर नजर रख रहा था, उसके माथे पर जैसे किसी ने हथौड़ा दे मारा हो। वह हवा में उलटा उछलकर पहले बुक शेल्फ से टकराया और फिर दीवार को तोड़ते हुए बगल की दुकान में जा गिरा। वहां पैसे की गिनती कर रहा दुकानदार बुरी तरह चौंक गया। अलियंग ने बुक स्टोर ऑनर को चेतावनी दिया कि ये इमॉर्टल्स के बीच की लड़ाई है, उसे इन सब में नहीं पड़ना चाहिए वरना वह अपनी जिंदगी की भीख मांगता फिरेगा। इसके बाद अलियंग ने हवा में अपना हाथ बढ़ाया जैसे कुछ पकड़ रहा हो। तभी एक छोटी सी ग्रीन डार्क मछली अलियंग की हथेली में आ गिरी, मगर हैरानी की बात यह थी कि मछली का अपने मालिक से कनेक्शन टूटने के बावजूद मछली मरी नहीं, बल्कि वह पहले से भी ज्यादा जीवंत और चप्पल लग रही थी, जैसे उसकी पूंछ में एक नई ऊर्जा आ गई हो। वह अलियंग की हथेली में तैरती रही जैसे कोई छोटी नदी अपनी मर्जी से बह रही हो। अलियंग ने सोचा कि जब वह लौटेगा तो वह इसे ली हुआई को उसकी सेवर्ड वाटर क्लिफ में पालने को दे देगा। भाई फिर अलियंग थोड़ा सोचने का नाटक करते हुए कहता है, ली हुआई ही हमेशा अजीब किस्मत वाला क्यों निकल आता है? क्या वह अपने छोटे गांव में हमेशा कुत्ते की टट्टी पर पैर रख देता था और फिर भी अपने जूते कभी साफ नहीं करता था? भाई तभी हम दूर कहीं से एक बचकानी आवाज सुनते हैं जो कहता है, अलियंग असल में तो तू ही है जो हर दिन कुत्ते की टट्टी पर पैर रख देता है। चेन पिंगन ने अलियंग की तरफ देखा। अलियंग ने हंसते हुए चेन पिंगन से कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीनों बच्चे अभी कुछ देर पहले ही आए हैं, उन्हें जूलू और जूहे के बारे में कुछ पता नहीं है। अब अलियंग ने हाथ हिलाया और जोर से चिल्लाया कि अरे दीवार के पीछे छुपकर बातें सुनना बंद
बंद करो और बाहर आ जाओ, लूट का सामान का बंटवारा होने वाला है। तभी ली बाओपिंग, ली हुआई और लिन शॉई एक एक कर गलियारे में आ गए। ली बाओपिंग चेन पिंगन की दाएं ओर बैठी, जबकि ली हुआई बाईं ओर। लेकिन ली हुआई को भी वही हाल हुआ जो अलियांग का हुआ था। वह चिढ़ते हुए उठ बैठा और गुस्से में अपने पीछे से टांगहलू निकाल कर गाली देने वाला था, पर उसकी भौहें जल्दी ही मुस्कान में बदल गईं और बिना कुछ कहे वह टांगहलू मुंह में डाल गया। इस बीच लिन शॉई चुपचाप आकर अलियांग के बगल में बैठ गया। अलियांग ने पीले तावीजों की एक गड्डी जो उसने जूहे से ली थी लिन शॉई को थमा दी और कहा कि वह इसे ध्यान से पढ़े, क्योंकि स्मॉल टाउन की फॉर्च्यून स्ट्रीट और पीच लीफ एली में अब भी एक रहस्य छिपा है। लिन शॉई ने सिर हिलाकर तावीजों की गड्डी को अपने पास रख लिया। अलियांग ने ली हुआई की ओर देखा और ली हुआई से उसकी किताब निकालने को बोला। ली हुआई ने पलटकर जवाब दिया कि अगर तुम्हें यह किताब चाहिए तो पहले मुझे 10 चांदी के सिक्के दो। अलियांग ने चुटकी बजाई और वह छिपी हुई ग्रीन डार्क फिश चारों बच्चों के सामने प्रकट हो गई। चेन पिंगन को छोड़कर बाकी तीनों की आंखें हैरानी से फैल गईं। अलियांग ने कहा कि उसे तो बस इस मछली को किसी को देना था, अगर तुम्हें यह नहीं चाहिए तो मैं इसे बोपिंग को दे देता हूँ। भाई तभी ली हुआई उछलकर दौड़ता हुआ आया और अपनी किताब खोली और तेजी से मछली पर पटक दी। किताब से बस एक हल्की सी रोने की जैसी आवाज बाहर आई। भाई मछली भी सोच रही होगी ये किसे थमा दिया है मुझे, ये तो पालने के बजाय जीते जी मार देगा मुझे। फिर ली हुआई ने किताब को बंद किया और अपने पास रख लिया। भाई अलियांग ने माथा पकड़ लिया। उसके बाद अलियांग ने फिर बोला कि उसके पास बस ये गद्दा बचा है, इसे कौन लेगा। ली हुआई ने तुरंत हाथ उठाया और बोला कि मुझे यह डोंकी चाहिए ताकि जब भी मुझे भूख लगे मैं इस गधे की चटपटी स्टू बनाकर खा सकूं। अलियांग ने कोई जवाब नहीं दिया। अब ली हुआई की आवाज अचानक धीमी हो गई। उसने डरते हुए अलियांग से पूछा कि अलियांग कहीं तू मरने तो नहीं वाला तो नहीं है, और ये तेरी आखिरी बातें तो नहीं है। अलियांग ने आंखें घुमाकर ली हुआई की तरफ देखकर बोला कि वह अपने खानदान समेत जितनी दूर जा सकता है भाग जाए, वरना वह उसे यही पीटना शुरू कर देगा। ली हुआई ने एक लंबी सांस ली और जाकर चुपचाप चेन पिंगन के पास बैठ गया। भाई ली हुआई के माँ बाप और बहन पहले ही काफी दूर है और वह आलियांग को छोड़ना नहीं चाहता, इसीलिए ली हुआई आलियांग से विनती करने लगा वह आलियांग को अब से गाली नहीं देगा, बस उसे छोड़ कर न जाए। अलियांग कुछ कहना चाहता था लेकिन खुद को रोक लिया। उसने अपनी कमर से छोटी चांदी की लौकी निकाली और ली बाओपिंग की ओर फेंकते हुए कहा कि यह लौकी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सोर्ड नर्चरिंग लौकी में से एक है। साधारण सोर्ड नर्चरिंग गार्ड इसके सामने कुछ नहीं है। फिर अलियांग खड़ा हुआ और जम्हाई लेते हुए बोला कि अब उसका मन कुछ हल्का लग रहा है। उसने नीचे अपनी बांस की तलवार की ओर देखा, फिर ऊपर देखकर मुस्कुराकर ली बेओपिंग से कहा क्या वह उसकी ऑस्पिशियस टैलिस्मैन नाम की तलवार कुछ समय के लिए उधार ले सकता है। ली हुआई तुरंत उछल पड़ा, जोश में अलियांग से बोला कि क्या वह किसी से लड़ने जा रहा है, अगर ऐसा है तो वह भी उसकी मदद करेगा। अलियांग ने उस पर शक भरी नजर डाली। भाई ली हुआई हंसते हुए बोला कि मदद से उसका मतलब था झंडा हिलाना और जोर जोर से चीयर करना। ली बाओपिंग आई और उसने दोनों हाथों से तलवार अलियांग को सौंप दी। पता नहीं कब, मगर चेन पिंगन, ली बाओपिंग, ली हुआई और लिन शॉई एक सीधी लाइन में अलियांग के सामने खड़े हो गए थे, जो हमेशा सिर पर बांस की टोपी पहनता था। भाई अलियांग जब भी कहता कि वह बहुत ताकतवर है, उसकी तलवारबाजी बहुत जबरदस्त है। वह तलवार को इतनी तेजी से म्यान में डाल सकता है कि पानी की एक बूंद भी अंदर न जाए। तो चेन पिंगन और बाकी सब अलियांग का मजाक उड़ाते थे। अलियांग ने अपनी टोपी के किनारे को 2 उंगलियों से घुमाते हुए जोर से हंसते हुए चेन पिंगन और बाकियों से कहा कि वे अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, है ना। अलियांग ने पहले किसी अंधेरे कोने की ओर देखा और आदेश दिया कि इन सबको ढंक लो। किसी ने सिर भी हिलाया। अब अलियांग ने, जिसने शुरू से बांस की टोपी पहन रखी थी, पहली बार उसे उतारा। उसने टोपी को हवा में उछाला, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही टोपी धूल बनकर उड़ गई और उसी क्षण 500 किलोमीटर के दायरे में धरती बुरी तरह हिल उठी, जैसे कोई विशाल सांड जमीन के नीचे अंगड़ाई ले रहा हो। अलियांग ने आदतन अपनी टोपी को ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे याद आया कि उसने तो टोपी को चूर्ण में बदल दिया है। उसने सिर खुजाया, गला खंखारा और हंसते हुए फिर से अपना डायलॉग मारा, मेरा नाम अलियांग है। लियांग मतलब काइंडनेस। इधर हमें लालटेन वाले बूढ़े के बारे में पता चलता है कि वह मिनिस्ट्री ऑफ राइट्स के
रिचुअल ऑफिस का एक वरिष्ठ मंत्री है जो अभी सुनसान और शांत गलियों से होकर रेड कैंडल टाउन के सिटी गॉड पवेलियन में पहुंचा। तभी सिटी गॉड के उस मंदिर के भीतर से एक लाल गालों वाला बूढ़ा आदमी, जिसने विद्वानों जैसे कपड़े पहन रखे था, झुककर लालटेन वाले बूढ़े को ग्रीट किया। भाई, सिटी गॉड के बगल में दो और आकृतियां थी जो हूबहू सिटी गॉड जैसे ही दिखते थे। भाई, ये दोनों वही थे, एक वेंचंग पवेलियन का गॉड और एक सेनापति जिसके पांव के नीचे एक लेपर्ड था। लालटेन पकड़े बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया और उनसे भी वही बात कही कि एक आलियांग नाम का आदमी है जिसका उन्हें घेराव करना है। अगर उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं किया तो उनकी मूर्तियों को तुड़वाकर नदी में फेंकवा दी जाएगी। अब महल मंत्री ने हल्की सी मुस्कान के साथ माहौल को थोड़ा सहज करते हुए बोला कि वह उनसे यह काम अपनी जान देकर करने को नहीं बोल रहा, उन्हें बस अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना है। अगर उन्होंने बड़ा योगदान दिया तो ग्रेटली एम्पायर उन्हें अच्छा खासा इनाम देगी। तीनों गॉड्स ने पूरे जोश के साथ उत्तर दिया कि वे अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। इधर वह हट्टा कट्टा व्यक्ति जो लालटेन वाले बूढ़े के साथ था, वह रेड कैंडल टाउन के दो रिवर गॉड को यही बात बता रहा था कि अगर उन्होंने अपने काम में थोड़ी भी ढिलाई दिखाई तो अंजाम बुरा हो सकता है। इतना कहकर वह हट्टा कट्टा आदमी रिवर गॉड के मंदिर से बाहर निकल आया और नॉर्थ दिशा में स्थित रेड कैंडल टाउन की ओर मुड़कर खड़ा हो गया। उसने अपने शरीर से कमीज उतार फेंकी जिससे उसके लोहे जैसे मजबूत शरीर उजागर हो गया। उसके कंधों पर एक विशाल ड्रैगन गुद्दा था, ऐसा टैटू जो कोई साधारण वॉरियर करने की हिम्मत नहीं करता। उसकी पीठ पर एक शिकार में तैनात बाघ की आकृति गुदी हुई थी। वह आदमी अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधकर खड़ा हो गया और उसकी आभा आकाश तक फूट पड़ी। उसे बस अलियांग का इंतजार था। इधर वो औरत जिसने लिन शोई को पैलेस ऑफ इटर्नल स्प्रिंग के लिए अपने साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश की थी, एक ठेके पर बैठी शराब पी रही थी। और वह लड़की जो पहले नाव चला रही थी, वह लड़की नीची नाव होस्टेस थी जो पीढ़ियों से सेवकों के परिवार में जन्मी थी, मगर उसके टैलेंट को देखने के बाद पैलेस ऑफ इटर्नल स्प्रिंग की औरत ने उसे अपना डिसाइपल बना लिया था। अब लड़की ने धीरे से ली हुआई के बारे में पूछा कि वह उनके साथ क्यों नहीं आया। औरत ने लड़की से ली हुआई के न आने का रीजन बताया और उसे ये कहा कि अगर वह कड़ी मेहनत नहीं करती तो अगली बार ली हुआई से मिलने पर उसे जरूर शर्मिंदगी और हीनता महसूस होगी। लड़की ने हाँ में सिर हिलाया और फिर शराब की एक घूंट लेने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी उसी क्षण रेड कैंडल टाउन में पहली बार अचानक हलचल मच गई। हालांकि उथल पुथल बहुत बड़ी थी, लेकिन सौभाग्य से छोटे शहर की इमारतों पर इसका प्रभाव बहुत कम हुआ। केवल किनारों पर रखे मेज और कुर्सियां और नदियों में सजाई गई नावें हल्की सी हिलने लगी। उस औरत का चेहरा थोड़ी देर के लिए बदल गया और उसने कहा कि शायद वह आदमी अपर 5 टियर्स का कोई कल्टीवेटर होगा। औरत ने गंभीरता से कहा कि आशा है कि वह कल्टीवेटर कोई लेजेंडरी 11वें टायर या 12वें टियर का कोई रिफाइनर न हो। इधर आलियांग गलियारे के बाहर एक सुनसान जगह पर पहुंचा। उसके कपड़े हवा में फड़फड़ा रहे थे और उसके हाथ दो तलवारों पर टिके हुए थे, एक हरे बांस की तलवार और दूसरी ऑस्पिशियस टैलिस्मन तलवार। भाई, आलियांग की जो टोपी थी वह असल में एक ट्रेजर था जो उसकी शक्ति को दबाए रखता था, मगर अब टोपी नहीं रही तो आलियांग अब बिना रिस्ट्रिक्शन के मूव कर सकता था। हालांकि वह अब भी थोड़ा बेचैन लग रहा था। उसने एक दिशा में बोला कि भले वह एक पावरफुल यिन गॉड हो, लेकिन ग्रेट ली एम्पायर की समृद्धि ऐसी है कि यहाँ हर जगह यांग ऊर्जा फैली रहती है जो अपने आप में भूतों और उसके जैसे यिन गॉड्स को दबा सकती है। अलियांग ने कहा कि उसने लिन शुई को जो तावीजों का ढेर दिया था उसमें से यांग तावीजों को साध ले, इससे यह समस्या उसके लिए कुछ हद तक कम हो जाएगी। अलियांग के बोलते ही गलियारे से कुछ दूरी पर एक काली परछाई प्रकट हुई। एक व्यक्ति धीरे धीरे चेन पिंगन और दूसरों के सामने आकार लेने लगा। वह काली धुंध से घिरा हुआ था और केवल उसका सिर और चेहरे के एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे थे। उसकी भयानक सफेद आंखों में पुतलियां नहीं थी। यिन गॉड ने चुपचाप सिर हिलाकर हामी भर दी। भाई, आलियांग ने अब चेन पिंगन और बाकियों को ग्रेट शुई नेशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उस यिन गॉड को दे दी। मगर यिन गॉड का एक सवाल था कि वह तो कोई अनजान है तो अलियांग उस पर भरोसा क्यों कर रहा है। इसीलिए उसने अलियांग से पूछा। अलियांग को यह बात मजेदार लगी और उसने साफ साफ उत्तर दिया कि उसके हुलिये की वजह से वह ऐसा भावहीन चेहरा लेकर घूमता रहता है तो साफ जाहिर है कि वह बाहर से सख्त और भीतर से कोमल और दिमाग से वीर होगा। यिन गोद कुछ पल अनुमान लगाकर आलियांग से बोला कि क्या मैं बिल्कुल आपके जैसा हूँ। भाई, आलियांग लगभग खांसता रह गया। भाई, यिन गॉड है ना, वो भी रिवर गॉड या माउंटेन गॉड की तरह ही होते हैं। वे भी अपनी ताकत अगरबत्ती से या कल्टीवेट
करके या एक और तरीका है किसी कल्टीवेटर के करेज से खुद को अटैच करके बढ़ाते हैं। इधर ली हुआई तो डर के मारे ली बाओपिंग के पीछे जा छिपा था, मगर लिन शुई थोड़ा एक्साइटेड दिख रहा था। यिन देवता ने पहले चेन पिंगन की ओर देखा, फिर पीछे सबसे छिपे खड़े डरपोक ली हुआई को देखा, फिर वहां से गायब हो गया। आलियंग ने उत्तर दिशा की ओर देखा और बाकियों से बोला कि अभी उसके पास थोड़ा सा समय बचा है, तो जितनी हो सके उसकी उतनी तारीफें करे, क्या पता फिर कब मिले। ली हुआई बड़बड़ाया कि इस आलियांग को हर रोज अपनी तारीफ करने की बीमारी है। फिर वह कदम बढ़ाकर आलियांग के पास जाने ही वाला था कि तभी एक हथेली उसके कंधे पर आकर थम गई। वह थी उस यिन देवता की। उसने धीमे से ली हुआई से कहा कि सीनियर आलियांग के ज्यादा पास मत जाओ, वे इतने शक्तिशाली है कि उसके जैसा यिन गॉड भी कुछ ही कदमों में भस्म हो जाएगा। ली हुआई को यह इतनी अविश्वसनीय लगी कि वह यिन देवता का डर ही भूल गया। ली हुआई यिन गॉड से बोला कि वह ये क्या बकवास कर रहा है, वह तो आलियांग को दौड़ा दौड़ा कर पीट सकता है। क्या उसने आलियांग से कर्ज वर्ज तो नहीं लिया जो ऐसे बोल रहा है? भाई यिन देवता बस एक कड़वी सी मुस्कान के साथ सोचता है कि यह बच्चा अब तक जिंदा कैसे है। आलियांग ने फिर से चारों को देखा और अचानक उसे उनके साथ की यात्रा याद आने लगी, जो उसके लिए एक सुखद अनुभव जैसा था। आलियांग जो अपनी आभा को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था, अब मुस्कुराया और बोला कि अब उसके चलने का समय आ गया है। चेन पिंगन आलियांग की ओर ही देख रहा था। विदाई की इस घड़ी में वह कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द उसके गले में अटक गए थे। आखिर में आलियांग ने उस लड़के की ओर देखा और चेन पिंगन से बोला कि उसे इतनी छोटी उम्र में इतना ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। वह अब भी एक हैंडसम जवान लौंडा है, तो क्यों ना वह जल्दी से एक मुस्कान दे दे। चेन पिंगन ने जोर देकर एक मुस्कान खींची। भाई आलियांग ने हंसते हुए कहा कि अब अगर उसे लड़ना ही है तो वह सबसे ताकतवरों से लड़ेगा, इन छोटे मोटे कीड़ों से भला क्या मजा। फिर आलियांग का शरीर जमीन से आसमान की ओर उछला। हर बार जब वह हवा चीरता तो एक धमाका होता और वहां हवा में जैसे रॉकेट की धुंध होती है वैसी बन जाती। पूरा रेड कैंडल टाउन बुरी तरह कांप उठा। धूल के गुब्बार हर दिशा में फैल गए और सूरज की रोशनी तक धुंधली हो गई। ऊपर गलियारे की छत पर खड़ा यिन गॉड इस नजारे को देखता रह गया, जैसे किसी स्वप्न में खो गया हो। वह धीरे से बुदबुदाया कि यह इंसान हद से ज्यादा ताकतवर है, इतना ताकतवर कि वह अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इधर ग्रेटली एम्पायर के कैपिटल में एक मिडिल एज मैन चमचमाते पीले कपड़े पहने हुए एक ऊंचे मंच की ओर आया, जहां मिट्टी और अन्न के देवताओं की पूजा होती थी। मंच के नीचे एक लंबा और मजबूत आदमी सफेद कपड़ों में खड़ा था। ये था सोंग चांगजिंग, जो अभी अभी ज्वेल स्मॉल वर्ल्ड से लौटा था। भाई इस पीले कपड़े वाले आदमी और सोंग चांगजिंग के चेहरे कुछ हद तक मिलते थे। जब पीले कपड़े वाला आदमी जब सोंग चांगजिंग के सामने आया तो सोंग चांगजिंग ने झुककर आदमी को प्रणाम करते हुए कहा, सोंग चांगजिंग महाराज को प्रणाम करता है। सम्राट मुस्कुराया और सोंग चांगजिंग के कंधे को थपथपाया, क्योंकि सोंग चांगजिंग अब 10वें टायर तक पहुंच गया था। एम्पर सोंग चांगजिंग से दूर हट गया और अकेले ही मंच की ओर चल पड़ा। सीढ़ियां चढ़ते हुए आधे रास्ते पर वह अचानक मुड़ा और सोंग चांगजिंग को साथ चलने को बोला। सोंग चांगजिंग ने कहा कि अगर वह गया तो ऊपर के दो बूढ़े से वह लड़ पड़ेगा। एम्पर बस हंसा और अपनी चढ़ाई जारी रखी। सोंग चांगजिंग अब गंभीर होकर एम्पर से बोला कि आलियांग सिर्फ विंड स्नो टेम्पल का वेई जिन नहीं, बल्कि शायद 11वीं या 12वीं टायर तक की ताकत वाला खतरनाक आदमी है, तो क्या उन्हें इतना बड़ा हलचल मचाना जरूरी है? एम्पर ने बिना पीछे मुड़े कहा कि वह पूरे ईस्टर्न ट्रेजर्ड वाइल्ड कॉन्टिनेंट को एक बात समझाना चाहता है कि उसका ग्रेटली एम्पायर किसी भी 13वीं टायर से नीचे के कल्टीवेटर को मार सकता है। फिर एम्पर ने चढ़ना जारी रखा। जब वेदी के आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा तो उसका शरीर गायब होकर एक कई दर्जन मीटर ऊंचाई वाली मीनार के सामने दिखाई दिया। भाई एम्पर अभी जिस मीनार के सामने है उसका नाम व्हाइट जेट कैपिटल है, और अभी जिन दो बूढ़ों का जिक्र हुआ था उन्हीं में से किसी एक ने अपने वर्ल्ड से कॉपी करके इसे बनाया है। इस इमारत में अभी कुल 12 मंजिलें हैं और हर मंजिल में एक पावरफुल सोर्ड टंगी हुई है। भाई इस मीनार में जितनी मंजिल होगी उतने टायर कल्टीवेटर को मारने की क्षमता इस मीनार में होगी। असल में इसे ग्रेटली एम्पायर की नींव मान सकते हैं। एम्पर ने इसे बनवाने में अपने एम्पायर की आधी संपत्ति लगा दी। अब एम्पर को लग रहा है आलियांग 13वें स्टेप से नीचे का कल्टीवेटर होगा, इसलिए वह उसे मार सकता है। भाई उसका मानना भी सही है, क्योंकि 13वें स्टेप कल्टीवेटर का जिक्र किसी किताब में भी आसानी से नहीं मिलता, तो असल में आलियांग का 13वें स्टेप पर होना लगभग असंभव है। अगर कोई 13वें स्टेप पर होता भी है तो वो आसानी से बाहर नहीं आते। अगर वे बाहर आए तो उन्हें हेवनली दाव द्वारा मार दिया जाएगा। इसीलिए एम्पर को लग रहा है कि आलियांग की पावर ज्यादा से ज्यादा
12वें स्टेप पर होगी और अब वह पूरे ईस्टर्न ट्रेजर्ड वायल कॉन्टिनेंट को दिखाना चाहता है कि उसका ग्रेटली एम्पायर किसी भी 13वें टायर से नीचे के कल्टीवेटर को मार सकता है। भाई अब एम्पर ने पहला दरवाजा धीरे धीरे खोला। वहां एक बड़ी तलवार हवा में लटकी हुई थी जिसे बर्फ जैसी सफेद बिजली की चमक घेर रही थी, लेकिन सम्राट ने उन बिजली को नजरअंदाज किया और सीढ़ियों की ओर बढ़ चला। दूसरी मंजिल पर भी कुछ वैसा ही नजारा था। सम्राट चुपचाप ऊपर चढ़ता गया, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं। जब वह 10वीं मंजिल पर पहुंचा तो रुक गया। वहां एक बूढ़ा आदमी और 2 बच्चे खड़े थे। बूढ़े का लंबा चौड़ा कद था, उसने सफेद कपड़े और सिर पर ऊंचा सा मुकुट पहन रखा था। उसके पास जो 2 बच्चे खड़े थे वो थे ज्वेल स्मॉल वर्ल्ड से आए हुए सोंग जिक्सिन एंड जी गुई। सोंग जिक्सिन को अब देखकर साफ लगता था कि वो ग्रेटली एम्पायर के सबसे खास लड़कों में से एक है। बस एक बात उसकी शोभा बिगाड़ रही थी। उसके कंधे पर एक पीले रंग का 4 टांगों वाला सांप पसरा हुआ था, मगर गौर से देखने पर सांप के माथे पर एक उभार था जो बताता था कि वो आगे चलकर कुछ खास बनेगा। जी गुई अब पहले से थोड़ी लंबी हो गई थी और उसकी खूबसूरती भी बढ़ गई थी। उसकी मौजूदगी वैसी लग रही थी जैसे तेज गर्मी के बाद हल्की ठंडी बारिश मिल जाए, मन को सुकून देने वाली। वो बूढ़ा आदमी खिड़की के पास खड़ा था और कैपिटल की तरफ इशारा करते हुए लड़के को कुछ सिखा रहा था, उसके सवालों के जवाब दे रहा था। सम्राट को देखकर बूढ़े ने बस हल्के से सिर हिलाया। सम्राट को इससे कोई बुरा नहीं लगा। वो सोंग जिक्सिन के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने जरा सा हिलकर उसका हाथ टाल दिया। सम्राट ने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी, बस हाथ वापस खींच लिया और मुस्कुराकर सोंग जिक्सिन से पूछा कि उसने तो मिस्टर ली से कोई और एनर्जी देखने की कला सीखी है, तो क्या उसने कैपिटल की माउंटेन रिवर वाली फॉर्मेशन आए ढूंढ लिया? भाई मिस्टर लू यही बूढ़ा आदमी है। सोंग जिक्सिन ने ठंडे चेहरे के साथ ना में सर हिला दिया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और एम्परर से बोला कि ये टेक्निक इतनी जल्दी थोड़ी आती है, लेकिन सोंग मूक को अब बाकी यंगर्स के मुकाबले काफी काबिल माना जा सकता है क्योंकि सोंग जिक्सिन अरिथमेटिक एंड डिविनेशन दोनों में माहिर है। इस वजह से इसे आधा मेहनत करके भी दुगना फल मिलेगा। भाई मिस्टर लू जैसे आदमी की बातें सुनकर एम्परर को भी अपने बेटे पर प्राउड हुआ। इधर जी गुई जो वहीं खड़ी थी चुपचाप 2-3 कदम पीछे खिसक गई। सम्राट उसकी तरफ मुड़ा और हंसते हुए उससे कहा कि उसे भी कोई कसर नहीं छोड़ना है। जी गुई ने एकदम मासूम और हैरानी भरी नजरों से एम्पर की तरफ देखा। एम्परर ने उसकी ओर मजाक में कहा कि उसने जो भी उधार लिया है उसे समय पर लौटाना होगा, वरना वह उसे वापस ड्रैगन लॉकिंग कुएं में भेज देगा। ये बात सम्राट ने हल्के फुल्के मजाक में कही थी, लेकिन जी गुई का चेहरा एकदम डर से भर गया। उसने जल्दी से अपना नन्हा सा मुंह खोला और सुनहरी सांसें बाहर छोड़ी। ये सांसें छोटे छोटे सुनहरे सांपों जैसी थीं, जो फौरन सम्राट की पीले रंग की शानदार पोशाक पर बने ड्रैगन डिजाइन से चिपक गई। सम्राट हंसते हुए जी गुई से बोला कि वह इतनी डरपोक है, फिर भी मिस्टर कुई पर बार बार गुस्सा कैसे दिखा देती थी। जी गुई के चेहरे पर मायूसी थी। वो चुपचाप खिड़की की तरफ गई और बाहर देखने लगी। अब सम्राट का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया और उसने बूढ़े से पूछा कि क्या लुआन जुजी को सच में यकीन है कि वो इस फाइट जेट कैपिटल में 13वीं मंजिल जोड़ सकता है? बूढ़े आदमी ने गंभीरता से कहा कि उसे पूरा यकीन है। सम्राट ने सिर हिलाया और खिड़की पर दोनों हथेलियां टिकाकर बाहर की समृद्ध राजधानी को देखते हुए बूढ़े से कंफर्म करते हुए पूछा कि अगर उनका दुश्मन ईस्टर्न ट्रेजर्ड वाइल्ड कॉन्टिनेंट के उत्तर में कहीं भी हुआ तो क्या ये इमारत बस 10 तलवारें छोड़कर 10वें टायर के कल्टीवेटर और 11वें स्तर के लिए 11 तलवारें और 12वें स्तर वाले के लिए सारी 12 तलवारें छोड़कर एक झटके में उसे खत्म कर सकती है? बूढ़ा आदमी गर्व से भरकर बोला कि इस मामूली कॉन्टिनेंट में उसे पूरा यकीन है। तभी सोंग जिक्सिन बीच में बोल पड़ा कि लेकिन लुआन जुजी तो अभी 13वीं मंजिल बनाना पूरा भी नहीं कर पाया, कहीं वो अजनबी 13वें टायर का कल्टीवेटर निकला तो? सम्राट बस मुस्कुराता रहा लेकिन कुछ नहीं बोला। बूढ़ा मुस्कुराया और सिर हिलाकर बोला कि अपर 5 टायर के आखिरी 2 स्टेप अब बस बातें बन चुके हैं, इसीलिए 13वां स्टेप तो अब भी दुनिया में सबसे ऊंचा और रहस्यमयी माना जाता है। भाई बूढ़ा आदमी खुद भी इस रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाया था, लेकिन चूंकि वो दुनिया के सबसे ऊंचे और नामी खानदानों में पैदा हुआ था और एक समय अपने महाद्वीप का बेहद प्रतिभाशाली कल्टीवेटर माना जाता था, इसीलिए उसने अपने बुजुर्गों से सुनी कुछ बिखरी बातें जोड़कर इस गुत्थी का थोड़ा बहुत सिरा पकड़ लिया था। और शायद वो बहुत ज्यादा गलत भी नहीं था। अपर 5 टायर में
सबसे आखिरी एसेंशन टियर को इस दुनिया का अंतिम पड़ाव माना जाता है। इसके आगे का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता और जब कोई साधक इस स्तर तक पहुंचता है तो हेवन एंड अर्थ ऐसे साधकों को सहन ही नहीं कर पाते थे, इसीलिए हेवन एंड अर्थ या तो उन्हें मिटा देते थे या असेंड भेज देते थे। भाई असेंड कौन सी जगह है? इन सब बातों का खुद मिस्टर लू के पास भी कोई जवाब नहीं था। उन्हें लगता था शायद इसका कुछ लेना देना उस डिवाइन डाओ से है जो बहुत समय पहले ही टूट चुका है और अब सिर्फ इतिहास में रह गया है। अब सम्राट ने कहा कि क्या हुआ अगर वह 13वें स्टेप पर हुआ, मगर सोंग जिक्सिन ने बेझिझक जवाब दिया कि अगर वह सच में हुआ तो क्या होगा। भाई सम्राट ने अपना सिर वापस सीधा किया और हंसते हुए सोंग जिक्सिन से कहा कि अगर उसने अपना मनहूस मुंह खोल ही दिया है तो देख लिया जाएगा जो होगा। सोंग जिक्सिन को सम्राट की बातों में कोई वजन नहीं लगा, चाहे वो सम्राट ग्रेट ली साम्राज्य का हो जो पूरे ईस्टर्न ट्रेजर्ड वायल महाद्वीप का सबसे बड़ा साम्राज्य था, और चाहे लाखों लोग उसे दक्षिण को जीतने का सपना देखने वाला महान विजेता मानते हो। सोंग जिक्सिन के लिए ये अब खास मायने नहीं रखता था, क्योंकि अब वो भी कल्टीवेशन के पाथ पर चल पड़ा था और जो दो बुजुर्ग उसका मार्गदर्शन कर रहे थे वो इस पूरी दुनिया के सबसे महान कल्टीवेटर में गिने जाते थे। ऊपर से उसे व्हाइट जेट कैपिटल जैसे चीज भी मिल गई थी, मतलब व्हाइट जेट कैपिटल को अब सोंग जिक्सिन कंट्रोल कर रहा था। इसीलिए अब उसे इस बात का गहराई से एहसास होने लगा था कि अगर कभी कोई 13वें स्तर का साधक सामने आ गया तो वो एक पूरे साम्राज्य या संप्रदाय को मिटा देने के लिए काफी होगा। भाई जब सब बातें ही कर रहे होते हैं कि मिस्टर लू अचानक गरजते हुए कहता है कि वह आ गया। राजा थोड़ा हैरान था क्योंकि उस इंसान ने घेरे से भागने के बजाय कैपिटल की ओर आने का रास्ता चुना था। बूढ़े ने जब ध्यान से देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि पहले उसने देखा तो यह इंसान 10वें स्टेप पर था, फिर उसका कल्टीवेशन बढ़कर 11वें पर गया, फिर 12वें पर जाकर रुका। बूढ़े ने कांपते हुए राजा से कहा कि यह इंसान पहले ही 12वें स्टेप पर पहुंच चुका है, पर राजा का चेहरा शांत था। उसने सोंग जिक्सिन को कहा कि अब उसकी बारी है। सोंग जिक्सिन ने गहरी सांस ली और दक्षिण की ओर मुड़कर मुट्ठियां बांधी। उसने दांत भींचते हुए उच्च स्वर में बोला, मैं सोंग मू ग्रेट ली साम्राज्य के सम्राट के शाही आदेश द्वारा लैंड्स की फॉर्चून्स की रक्षा करने वाले 12 गॉड से अनुरोध करता हूँ, इन तलवारों को स्वीकार करें। राजधानी के ऊपर हवाएं गरजने लगी, बादल मंडराने लगे और फिर सुदूर मीनार से तलवारों की ऊर्जा का विस्फोट हुआ। सबसे पहले निचली मंजिल वाली बिजली की तलवार आसमान को चीरती हुए चली गई। कैपिटल के हजारों लोगों ने सिर उठाकर डर से देखा। कुछ ही क्षणों में दूसरी तलवार निकली, फिर तीसरी और अंत में 12वीं तलवार। मगर हैरानी की बात थी, इन तलवारों में से आधी उधर नहीं गई जिधर से आलियांग आ रहा था, बल्कि वे 3 अन्य दिशाओं की ओर मुड़ गई। सफेद जेट कैपिटल से बाहर निकलते ही वे सभी उड़ती हुई तलवारें एक झटके में विशाल आकार ले चुकी थी। उधर ग्रेट ली साम्राज्य के दक्षिणतम क्षेत्र की दक्षिणी माउंटेन की चोटी पर एक गॉड, जिसकी गॉडली बॉडी 300 मीटर लंबी थी, खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ उठाकर गरजते हुए बोला, दक्षिणी माउंटेन आदेश और तलवार स्वीकार करता है। अन्य 11 गॉड्स ने भी इसी प्रकार अपनी विशाल गॉडली बॉडी प्रकट की और वे ग्रेट ली साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में खड़े हो गए। उन्होंने व्हाइट जेड कैपिटल से आई उड़ती हुई तलवारों को स्वीकार किया और आकाश में चलने लगे, प्रत्येक कदम पर दर्जनों किलोमीटर तय करते हुए। उन सभी का लक्ष्य एक ही था, वह प्रकाश की लहर जो साउथ से नॉर्थ की ओर आकाश में चमकती हुई आ रही थी। दक्षिणी माउंटेन का गॉड सबसे पहले उस लाइट से टकराया, फिर एक बड़ा धमाका हुआ। उस गॉड की गॉडली बॉडी और उसकी तलवार दोनों चूर चूर हो गए। कैपिटल में व्हाइट जेट कैपिटल की सबसे ऊंची मंजिल से एक आश्चर्यचकित किंतु लाचार आह निकली। मिस्टर लू की तो आवाजें भी नहीं निकल रही थी। 10वीं मंजिल पर सोंग जिक्सिन को भी इसका बैकलैश हुआ और उसके होठों से खून निकलने लगा। सम्राट की भी भौहें तन गई। केवल जी गुई खिड़की की रेलिंग पर बेपरवाह झुकी हुई चारों ओर देखती रही। दूसरे गॉड्स का भी वही हाल हुआ। एक और धमाके के साथ उनकी गॉडली बॉडी बिखर गई। हर कुछ पलों में पूरे ग्रेट ली साम्राज्य में एक गूंजता हुआ धमाका सुनाई देता। सोंग जिक्सिन की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसके कान, नाक, आंखों और मुंह सबसे खून बह रहा था। उसका चेहरा दर्द से ऐंठा हुआ था, फिर भी वह अपने मन को डगमगाने से रोकने का प्रयास कर रहा था। जब छठा धमाका गूंजा, ऊपरी मंजिल का ओल्ड मैन जिसने इस इमारत को बनाया था, शायद वह अलियांग को जानता था। वह कड़वाहट से मुस्कुराता है और आलियांग के लिए रास्ता छोड़ देता है। बाकी की बचे 6 गोड्स ने अब आलियांग पर हमला नहीं किया, मगर वह लाइट जैसे संतुष्ट नहीं हुआ हो। वह पल भर को ठहरा, जैसे सोच रहा हो कि क्या बचे हुए
देवताओं पर भी हमला करे, पर उसने विचार त्याग दिया और वह चमकती हुई रेखा फिर से नॉर्थ की ओर बढ़ गई। आखिरकार वह आकृति ग्रेट ली साम्राज्य की राजधानी में उतर आई, ठीक उस वेदी के सामने जहां छिपा हुआ व्हाइट जेट कैपिटल था। सोंग चांगजिंग के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। फिर भी वह उस व्यक्ति के सामने डटकर खड़ा रहा जो आकाश से उतरकर आया था। उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसे लगा यदि वह इस व्यक्ति के साथ एक जोरदार युद्ध के बाद मर भी जाए तो भी उसका जीवन सार्थक होगा। उस मैदान में जहां वेदी थी वहां एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति खड़ा था और उसके हाथ में एक टूटी हुई बांस की तलवार थी। अलियांग ने अपनी बांस की तलवार फेंकी और जमीन पर एक हल्का सा कदम रखा। उसी पल व्हाइट जेट कैपिटल उसके सामने प्रकट हो गई। अलियांग ने ऑस्पिशियस सोर्ड निकाली और इमारत की ओर बढ़ाकर कहा कि वह 10 तक गिन रहा है। जो भी इस इमारत में ग्रेट ली एम्पायर का एम्परर है जल्दी से बाहर आए और घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगे। उसके पास ज्यादा समय नहीं है। भाई, अलियांग ने काउंटडाउन शुरू किया 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे ही 1 तक, मगर एम्परर बाहर नहीं आया। अब अलियांग ने गुस्से में मीनार पर तलवार से वार कर दिया। व्हाइट जेट कैपिटल की ओर एक बेहद पतली सुनहरी रेखा बढ़ गई। भाई, सोंग चांगजिंग पीछे नहीं हटा। उसने अपना ऑरे को पीक तक पहुंचा दिया और उस पतली रेखा को रोकने के लिए अपनी दोनों हाथ को सामने बढ़ा दी। जैसे ही पतली सुनहरी रेखा जब सोंग चांगजिंग से टकराई, उसके पैरों के नीचे के जमीन में दरारें फैल गई। उसके फ्लोइंग वाटर रोप की बांह को ऐसे काट डाला जैसे गरम चाकू मक्खन में घुसता है। भाई, ये सोंग चांगजिंग का कपड़ा कोई मामूली कपड़ा नहीं था। ये अपर 5 टायर के नीचे के किसी भी हमले को झेल सकता था, मगर यह सुनहरी रेखा के सामने कुछ भी नहीं थी। फिर भी सोंग चांगजिंग पीछे नहीं हटा। वह यह परखना चाहता था कि क्या उसका शरीर, जो गोल्डन अरहत्स जैसी मानी जाती थी, इस तलवार के वार को रोक सकती है या नहीं। उसे उत्तर मिला हाँ, लेकिन केवल एक पल के लिए। इसके बाद भी वह टिका रहा। उसकी बाहों पर पतले कटाव दिखने लगे, लेकिन उनसे खून नहीं बहा। हालांकि सुनहरी रेखा अब उसकी हड्डियों को चीरने के करीब थी। तभी एक डॉयस टैलिस्मन वॉरियर, जो हरे कवच में लिपटा हुआ और 10 मीटर ऊंचा था, सामने आया और सोंग चांगजिंग को कुछ कदम पीछे धकेल दिया। उसकी बड़े शरीर पर अनगिनत सुनहरी टैलिस्मन और बादल जैसी चित्र उकेरी गई थी। उसने उस पतली सुनहरी रेखा को कसकर थाम लिया जो उसके भारी शरीर के सामने एक धागे जैसी लग रही थी, लेकिन वह हर कदम पीछे खिसकता गया। आखिरकार वह टैलिस्मन वॉरियर, जो किसी शक्तिशाली दाओवादी संप्रदाय द्वारा बनाया गया था, 2 हिस्सों में कट गया। सुनहरी रेखा अब भी तेजी से आगे बढ़ती रही, बस थोड़ी सी मध्यम हो चुकी थी। उस डॉयस टैलिस्मन वॉरियर के गिरने के बाद वहां एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ, सामान्य वस्त्रों में। उसने एक हाथ उठाकर उस सुनहरी रेखा को रोका। उसके चेहरे पर कड़वी मुस्कान थी और उसने किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के भाषा में कहा, अलियांग, अब तो रुक सकते हो। भाई, अलियांग की भौहें तन गईं। उसने बूढ़े को देखकर पूछा कि उसे तो जूजी पद की असफलता के बाद उत्तर में निर्वासित कर दिया गया था। बूढ़े के हाथ से पहले ही खून बहने लगा था, फिर भी वह रेखा को रोके खड़ा था। उसने थकी हुई आवाज में उत्तर दिया कि यह लंबी कहानी है। अलियांग को धीरे धीरे सब बात समझ आ गई कि इस भद्दी व्हाइट जेट कैपिटल के नकल के आगे इस बूढ़े का हाथ है। लुआन चांगे कुछ पल झिझका और फिर धीमे से स्वीकार किया। बूढ़े ने यह भी कहा कि उसने मिस्टर कुई से इस मीनार को बनाने की विधि पर सलाह ली थी। अलियांग ने तलवार को हल्का सा घुमाया और उस सुनहरी रेखा को गायब कर दिया। भाई, असल में अलियांग ने अब तक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया था। अगर वह करता तो न केवल सोंग चांगजिंग मरता, बल्कि लुआन चांगे भी इस हमले को नहीं झेल पाता। साथ ही व्हाइट जेट कैपिटल भी मलबे में बदल चुका होता। अगर ऐसा होता तो ग्रेट ली साम्राज्य 40 से 50 वर्षों पीछे चली जाती। दूसरे शब्दों में, अलियांग उन तमाम लाभों को पलट देता जो कोई जिंगाचुन ने माउंटेन क्लिफ एकेडमी से ग्रेट ली साम्राज्य को दिए थे, और यह सब वह बस एक ही वार से कर सकता था। भाई, अलियांग इस लुआन चांगे नाम के बूढ़े को जानता था, लेकिन ज्यादा नजदीकी से नहीं जानता था। अलियांग बस पहले एक बार यात्रा करते समय बूढ़े से मिल गया था, लेकिन जैसे ही लुआन चांगे ने ची जिंगचुन का नाम लिया, अलियांग का क्रोध फिर उभर आया। उसने दोबारा तलवार को उठाया और बूढ़े को निशाना बनाते हुए, ताना मारते हुए बूढ़े से बोला कि कुई जिंगचुन तो अब मर चुका है, फिर भी वह कुई जिंगचुन को अपने ग्रेट ली साम्राज्य की व्हाइट जेट कैपिटल की ढाल बना रहा है। वह तो बहुत बड़ा बेशर्म। बूढ़े ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, सीनियर अलियांग, मैं आपसे तुलना नहीं कर सकता। जब मिस्टर कुई आपकी बात करते थे तो उनके चेहरे पर भी वैसा ही एक्सप्रेशन होता था जैसा अभी आपके चेहरे पर है। अलियांग को पहले बात पर संदेह हुआ, लेकिन दूसरे बात पर उसने पूरी तरह विश्वास किया। भाई, अलियांग ने आकाश की ओर देखा, फिर धीरे धीरे अपनी तलवार म्यान में डाल दी। उसने बूढ़े को देखकर कहा कि वह ये मत समझे कि अलियांग उसकी चालों को समझता
बचता नहीं। तभी अलियांग के तलवार को म्यान में डालते ही ग्रेट ली साम्राज्य का सम्राट मिस्टर लू की सुरक्षा में लुआन चांगिये के पास प्रकट हुआ। सम्राट आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मिस्टर लू ने तुरंत उसका कपड़ा पकड़ते हुए कहा कि उन्हें जल्दी नहीं करना चाहिए। मगर सम्राट ने खुद को छुड़ाया और आगे बढ़ता गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा कि ग्रेट ली साम्राज्य का सोंग झेंगचुन सीनियर अलियांग को सादर प्रणाम करता है। अलियांग ने अचानक तलवार की मूठ पर हाथ रख दिया। एक क्षण में ही सब लोग निराश हो गए। सम्राट मुस्कुराकर आंखें मूंद लेता है, जैसे मृत्यु का शांत स्वागत करने को तैयार हो। तभी पीछे से एक भीख मांगने जैसी आवाज आई कि अलियांग, तुम राजा को नहीं मार सकते। भाई, यह बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि असली वाला कुई चान था। अलियांग ने जब कुई चान को देखा तो गुस्से में डांटता हुआ उससे बोलता है कि बचपन से वह कुई झिंगचुन से जलता था, हार गया तो छोटी सोच और साजिशों पे उतर आया। अलियांग धमकी देता है कि दोस्ती के बावजूद जरूरत पड़ी तो वह मार भी सकता है। कुई चान शांति से कहता है कि ची जिंगचुन ने अपनी जिंदगी ग्रेट ली एम्पायर के लिए दे दी। अलियांग उस बात को झूठ बोलता है और कहता है कुई जिंगचुन और उनका गुरु तो सच्चे और नेक थे, लेकिन कुई चान सिर्फ एक धोखेबाज निकला। अलियांग आखिर में कहता है बुढ़े ने उसे समझा दिया था, पर फिर भी उसने भरोसा तोड़ा। भाई, अलियांग कुई चान को जल्दी से यहाँ से भागने को बोल देता है। कुई चान कुछ बोल नहीं पाता और उदास होकर चला जाता है। अलियांग ने एक बार फिर आकाश की ओर देखा और सड़क की किसी झगड़ालू औरत की तरह बड़बड़ाते हुए बोला कि हाँ, पता है मुझे, बार बार क्यों कह रहे हो, जल्दी करो जल्दी करो। तुम लोग क्यों नहीं उस बदमाश कुई चान का ही नाम रख लेते। इतने ही ताकतवर हो तो नीचे आओ और मुझे पीट कर दिखाओ। यह नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोगों की सोच की सीमाएं सचमुच विस्तृत हो गईं। लेकिन गालियां देना एक बात थी और अपना काम पूरा करना दूसरी बात। अलियांग ने कमर से तलवार निकालकर थोड़ी देर सोचा, फिर उसे सोंग चैंगजिंग की ओर उछालते हुए बोला कि यह उसके पास छोड़ रहा है, वह इसे एक छोटी लड़की ली बाओपिंग को लौटा दे और ध्यान रहे कि वह उस लड़की की रेस्पेक्ट करे, क्योंकि वो उसकी दोस्त है। सम्राट ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर कहा कोई समस्या नहीं है। सोंग चैंगजिंग ने वह पतली तलवार पकड़ ली। हालांकि वह तलवार पतली थी, लेकिन उसमें छुपा हुआ स्वॉर्ड कोई समुद्र की तरह गहरा और भयंकर था। अलियांग कुछ पल के लिए रुका, फिर अंगड़ाई लगाई और ऊपर आकाश की ओर देखकर हंसते हुए चिल्लाकर कहा, अरे आ रहा हूँ, अरे ऊपर वाला मुझे बता, बौद्ध धर्म अधिक शक्तिशाली है या ताओ धर्म? भाई, हेवन के ऊपर भी हेवन थे और वहीं पर कोई हल्के से मुस्कुराया और कोई एक बौद्ध मंत्र का उच्चारण कर रहा था। अलियांग जोर से हंस पड़ा और बोला, तो अब मैं ही लड़कर फैसला करूंगा। भाई, अलियांग जो हमेशा कहता था कि वह डींगे नहीं हाँकता, उसकी एनर्जी एकाएक भयानक रूप से बढ़ गई। वह 12वें टायर से सीधे 13वें टायर की पीक तक जा पहुंचा और वह सीधे आकाश की ओर चढ़ गया और इस संसार को चीरते हुए अंततः गायब हो गया। सोंग जिक्सिन देर तक ऊपर ताकता रहा। जब उसने ध्यान दिया तो देखा कि सम्राट की पीठ पसीने से भीग चुकी थी। यह पसीना उसके चमकीले पीले ड्रैगन वाले कपड़ों तक को भिगो चुका था। वह खुद को रोक नहीं सका और एक बार फिर ऊपर देखने लगा। इसी क्षण सोंग जिक्सिन को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया में सचमुच ऐसे भयंकर लोग भी होते हैं। भाई, ये मत सोचना कि अलियांग ऐसे ही चला गया। अलियांग के सामने कोई घमंड दिखाने की कोशिश करता है तो अलियांग उसकी वैसी ही हालत करता है जैसी केजिंजियन ने चेन पिंगन की थी। अलियांग ने राजा के साथ भी वैसा ही किया था। राजा करीब 10 से 15 सालों में मर जाएगा। हाँ, जब तक स्कूल ऑफ अग्रेरियनिज्म का कोई 12वें स्टेप का कल्टीवेटर आकर उसे बचा नहीं लेता और अलियांग ने राजा के बचे हुए 6 स्वॉर्ड भी गायब कर दिए थे।